तो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि आवेश किसी अनावश्यक चालक को चालित कैसे करते हैं, कैसे आवेश देते हैं उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आवेशों के गुण। आवेशों के कुछ मूलभूत गुण होते हैं जिसके बारे में जानना आपको अति आवश्यक है। तो चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आवेशों के गुण। आवेशों के 3 मूलभूत गुण होते हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहने का मतलब, संरक्षण वर्ड से स्पेसिफाई हो जाता है कि संरक्षित है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो कहना क्या चाहता है? तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है, जैसे गीता का उपदेश था ना, आत्मा अमर होती है, न मरती है, न उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। या आप कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय की, अब विलगित क्या होता है? विलगित कहने का मतलब होता है आइसोलेटेड, जो कंज्यूम्ड रहता है, ना कोई चीज किसी को देता है, ना किसी से कोई चीज लेता है। तो किसी विलगित निकाय का जो संपूर्ण आवेश है, कुल आवेश कैपिटल Q, ये हमेशा संरक्षित रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। पृथ्वी का कुल आवेश संरक्षित रहता है, या किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है, कांस्टेंट, कभी भी नहीं बदलता है। तो हमने पहले आवेश के गुण में जाना कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसको बोलते हैं। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। या कह सकते हैं किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित या नियत रहता है, जो कि कभी भी नहीं बदलता। ये तो पहला टॉपिक था, बहुत आसान था। सेकेंड है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। अब आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? तो देखिए, आवेशों का क्वांटीकरण कहने का मतलब होता है जब हम किसी तंत्र या सिस्टम को कोई आवेश देते हैं। मान लीजिए मैंने कोई आवेश किसी सिस्टम या किसी तंत्र या किसी अनावेश चालक को दे दिया। तो जब हम किसी तंत्र को कोई आवेश देते हैं, तो वो आवेश किसी मूलभूत आवेश यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन की आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, जहां n आपका रहेगा इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब माइनस प्लस 1 2 3 4, यानी कंप्लीट नंबर। माइनस में हो प्लस में हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे कि हम जा रहे हैं, कोई स्टेशनरी जाते हैं, हमको एक डस्टर चाहिए। तो क्या कभी आप बोलते हैं कि डस्टर आधा डस्टर दे, या 1.5 डस्टर दे, या 2.5 डस्टर दे, या 3.5 डस्टर दे? हम क्या मांगते हैं? एक कंप्लीट नंबर मांगते हैं। 1 डस्टर चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है, 4 5 6 7 8। ठीक है, कभी हमने आधा अधूरा ऐसा कुछ तो नहीं मांगा ना। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी भी सिस्टम या तंत्र को कोई आवेश देंगे, तो वो एक मूलभूत आवेश का पूर्ण गुणज होगा, जहां n एक इंटीजर होगा। n कहने का मतलब +-1 +-2 +-3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक नंबर होगा। आगे बात समझ में? आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं कि किसी भी चालक को दिया गया कुल आवेश, किसी भी चालक को दिया गया कुल आवेश मूलभूत आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, किसी भी चालक को दिया गया कुल आवेश, उसके एक मूलभूत आवेश का क्या होता है? वह पूर्ण गुणज होता है। Q = होता है NE। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इससे हम बहुत सारे आंशिक सॉल्व करेंगे आगे जाके। ठीक है, हमारा थर्ड आता है क्योंकि हमारा थर्ड गुण है आवेशों की योज्यता।
ठीक, आवेशों की योज्यता का क्या मतलब होता है? ठीक, तो किसी चालक का कुल आवेश यानी कि कैपिटल Q, क्या कह सकते हो आप, स्मॉल q ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी चालक को दिया गया कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि ये पूरा चालक है, अब मेरे को पता करना है कि इसमें कुल कितना आवेश है, तो कैसे मान लेते हैं कि इसमें Q कुल आवेश है, तो इसके इस पार्ट इसमें Q आवेश Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे मेरे को Q पूछा जाता है तो मैं कहूँगा कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जहाँ तक ये आवेश जा सकता है, यानी किसी चालक को दिया गया कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। आ गई बात समझ में? किसी चालक को दिया गया कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से हमने तीनों गुणों को डाल लिया। पहला गुण तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आवेश के तीन गुण होते हैं। पहला हो गया आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम कहने का मतलब होता है कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल एक से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, या किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है। हमने दूसरा पढ़ा कि किसी भी चालक को दिया गया कुल आवेश एक मूलभूत आवेश का पूर्ण गुणज यानी एक इंटीजर होता है, जहां हमने जाना Q = N होता है। थर्ड हमने पढ़ा आवेशों की योज्यता, जिसे कहने का मतलब था किसी चालक को दिया गया कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कहने का मतलब कूलाम के नियम। अब कूलाम का नियम किस प्रकार से, तो देखिए सिस्टम में कोई भी दो स्वतंत्र पिंड है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम कहने का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी, जिसको हम किसी कार्य के लिए चुनते हैं। ठीक है, तो उसमें उपस्थित प्रत्येक दो तत्व या पिंड या आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, मतलब आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। तो उस बल में लगने वाले चीज़ों के बारे में, कितना बल लगता है, कैसे लगता है, इसके लिए कूलाम एक नियम देता है। कूलाम का नियम। कूलाम के नियम का क्या कहना होता है, तो कूलाम के नियम के बारे में हम जानेंगे कि कूलाम, सबसे पहले ये जान जाओ कि ये आवेशों पर लगता है। मतलब हम मान लेते हैं कि एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, कम डिस्टेंस है, मान लेते हैं पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दोनों का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। अब इनके बीच चूंकि ये प्लस प्लस है, तो सिंपल सी बात है कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये इधर ढकेलेगा और ये इधर ढकेलेगा, दोनों के बीच में मान लगते हैं फोर्स, क्या लगेगा, ये आपका रिपेल लगेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। इसको ये इधर फेंकेगा, इसको वो उधर फेंकेगा। ठीक है, तो कूलाम का कहना था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल यानी कि F, दोनों आवेशों के परिमाण, यानी परिमाण कहने का मतलब क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, कहने का मतलब उनका मीन वैल्यू, जो उसका मान होता है। ठीक है, तो Q1 और Q2 दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या रहेगा, वो अनुक्रमानुपाती। क्या रहेगा, अनुक्रमानुपाती। कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बात समझ में? कूलाम के नियमानुसार जब दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो उसके बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। क्लियर है तक के? अब अगर इन दोनों को मैं सफिशिएंटली रूप से एक साथ लिखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, F इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोडक्ट ऊपर में रहेगा Q1 into Q2 और नीचे क्या आ जाएगा आपका r का स्क्वायर। आप चूंकि 11 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको पता होगा, जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो हटाना हो बराबर में तो आप कांस्टेंट का गुणा करते हैं। यहाँ पे हमने के कांस्टेंट लिया। ओके, क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, कहने का मतलब कांस्टेंट है जो लगातार अपना मान में बदलाव नहीं कर पाता है।
तो इसका वैल्यू भी अलग अलग जगह पे होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो आपका कांस्टेंट के है वो भी आपके माध्यम पे डिपेंड करेगा, माध्यम के अनुसार बदलेगा। उसी प्रकार से फोर्स भी माध्यम के अनुसार बदल जाएगा क्योंकि के बदल रहा है, यानी दोनों डिपेंड करते हैं माध्यम पे। माध्यम जैसे जैसे बदलोगे आप के का वैल्यू भी बदलता जाएगा और आपके फोर्स का भी वैल्यू बदलता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? अब आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि वायु यानी कि एयर और वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में K=1 होता है। ये होता है आपका CGS पॉसिबिलिटी में। CGS कहने का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, हमने 11वीं में पढ़ा हुआ। 4 प्रकार के माध्यम होते हैं, 4 प्रकार की आई मीन मात्रक पद्धतियाँ होती हैं। सेकेंड SI में K का वैल्यू होता है 1/4πε0। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ अब इसका मात्रक क्या होगा K का? तो देखिए आप F पढ़ते हैं K Q1 Q2/R का स्क्वायर पढ़ते हैं। K का वैल्यू निकालने के लिए सब कुछ पक्षांतर कर दीजिए तो F(R² ऊपर चला जाएगा, Q1 Q2 कहाँ रह जाएगा? नीचे, इक्वल टू आ जाएगा फिर K। तो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, गुणा है तो इंटू। R क्या है आपका? दोनों के बीच की दूरी। दूरी किससे मापते हैं आप? मीटर से, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बटे को आप लिखते हैं प्रति। Q1 और Q2 आवेश का मात्रक कूलाम होता है, Q1 का भी कूलाम हो, उसका भी कूलाम होगा, तो कूलाम का क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर। आगे बात समझ में? मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। आगे बात समझ में? ये रहा हमारा वैल्यूज। तो अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास जो F आएगा वो क्या आएगा? K का वैल्यू आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R का स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये है आपका कूलाम द्वारा अर्जित बल जो दो आवेशों के मध्य में लगेगा। ठीक है, तो कूलाम का नियम के बारे में हम फिर से चर्चा कर लेते हैं कि कूलाम के नियम कहाँ लगता है, कैसे लगता है। तो कूलाम का कहना था कि जब दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो बल की गणना इस प्रकार की जाती है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, हमने दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास ये मिला F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2/R का स्क्वायर। जैसे हमने अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगा, कांस्टेंट लगा जो कि माध्यम पे डिपेंड करता है। CGS पद्धति में एयर या वैक्यूम के लिए K=1 होता है और एयर और वैक्यूम के ही लिए ही SI पद्धति में K का वैल्यू होता है 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, K का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला। ये हमारा आ गया बल F = 1/4πε0 Q1 Q2/R का स्क्वायर इंटू न्यूटन। क्लियर? इतना फोर्स जनरेट करेगा ये कूलाम के नियमानुसार है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, आप रफ में नोट करिएगा इसको, आप फाइनली नोट में अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यूनिट चार्ज। ये क्या होता है? यूनिट चार्ज कहने का मतलब होता है आपका एकांक आवेश। ठीक, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश की परिभाषा आपकी कुछ इस प्रकार से है। यदि 1 मीटर देने की, जैसे कि हमने माना हमारे पास कूलाम के नियमानुसार फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन, तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप आगे बढ़ेंगे तो एकांक आवेश का कहने का मतलब ये होता है जब दो सजातीय आवेश यानी Q1 बराबर रहेगा Q2 के, यानी लिख सकते हो आप उसको Q। ठीक है, दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर, मैंने डिस्टेंस यानी कि R = कितना हो 1 मीटर। अब चूंकि आवेश सजाती हैं तो एक दूसरे को निश्चित सी बात है प्रतिकर्षित करेंगे, तो इतने बल से प्रतिकर्षित करने चाहिए और 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करें एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक जो आवेश होगा वो कहलाएगा आपका एकांक आवेश। अगर ये 3 कंडीशन को ऑक्यूपाइड करता है तो आपका प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो कहेंगे आप जब 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सजातीय आवेश, जब 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश आपका एकांक आवेश कहलाएगा। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास 3 वैल्यू आ चुका। तो चूंकि कूलाम के नियमानुसार हमने पढ़ा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 into Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रखना चालू करिए। तो आप वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए F का वैल्यू आपने बताया 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू भी होता है 9 गुणा 10 की घात 9 में। इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया आपको मैंने 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, Q1 की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि सजातीय आवेश है Q, Q2 की जगह भी Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है। आप 9 गुणा 10 की घात 9 पड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1 Q का स्क्वायर। स्क्वायर आप ट्रांसफर करोगे सामने में रूट लगेगा, रूट है का मतलब प्लस माइनस बनेंगे। आफ्टर और हर आवेश क्या हो जाएगा आपका यूनिट चार्ज। आगे बात समझे। एकांक आवेश कहने का मतलब होता है कि जब दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तो वे अगर एक दूसरे को 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश आपका एकांक आवेश कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक के? कल हम पढ़ेंगे कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ, वैसे हम छोटे बड़े बड़े व्यंजक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो देखिए विद्युत क्षेत्र, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले ये जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में ये चीजें हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे कोई प्लस चार्ज रखा तो प्लस चार्ज के आसपास का कोई ना कोई आपका एरिया होगा जहाँ तक मैं अगर किसी और दूसरे आवेश को रखता हूँ तो ये इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। चाहे आकर्षण लगाए चाहे प्रतिकर्षण लगाए, तो ये जहां तक बल लगाएगा वो उसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र कोई आवेश अपने चारों ओर के क्षेत्र तक जहां तक उसका बल या प्रभाव रहता है, या कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है वो उसको क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं? तो अब मैं इसके अंदर में कोई प्लस चार्ज फिर ले आता हूँ। अब ये इसका विद्युत क्षेत्र है, दूसरा प्लस चार्ज घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मतलब भगाएगा। प्लस प्लस भगाते हैं, माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या करेगा, भगाएगा। तो ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा भगाने के लिए, यही क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहेंगे विद्युत, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश, ठीक है ना, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, ठीक है ना, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है, क्या बल महसूस किया उसने, बल। किसने महसूस किया, आवेश ने। ठीक है, कहने का मतलब F। अब यहाँ पे मैं Q नहीं Q0 लूंगा। Q0 होता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसे विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर रख लो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगली बात समझ में, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसे विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब।
यानी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो होगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। कल हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। आप इतने को नोट्स बनाइए और जो पहले मैं बता चुका था वो भी कॉपी करिए और ये भी कॉपी करिए, ठीक है।